स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसके पहले हमने एंगल ऑफ रिपोर्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सब कुछ हमने देख लिया है। तो देखो दोस्तों, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे फर्स्ट 4 टाइप्स के, मेन 2 टाइप्स है फ्रिक्शन के, और उसमें सेकेंड में 2 टाइप्स है। तो सबसे फर्स्ट टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में देखो, the friction experienced by a body when it is in equilibrium is called the static friction। जब हमारे बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में मीन्स रेस्ट कंडीशन में होती है, तब उस बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगता है या फिर जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और नेक्स्ट देखो, डायनेमिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी when it is in motion is called as a dynamic friction। मीन्स जब हमारी बॉडी, जो भी बॉडी है, हमारी बॉडी मोशन पे है, मतलब वो बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रही है, उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन कहेंगे। और उसको बाद में 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सेकंड है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में देखो, द फ्रिक्शन experienced by a body when it slides over the other is called as a sliding friction। ठीक है, एक बॉडी जो है वो स्लाइड होती है, दूसरी बॉडी पे स्लाइड होती है, उसको हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और रोलिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट रोल्स ओवर द अदर इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब एक सरफेस है, उसके ऊपर अगर मान लो इस तरह से हमारा टायर है या फिर पूरी बॉडी इस तरह से रोलिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में उसको कहेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स एक सरफेस पे इस तरह से हमारी बॉडी है और वो स्लाइड हो रही है। ठीक है, स्लाइड का आपको पता है, स्लाइडिंग और रोलिंग मीन्स जो बॉडी है वो रोटेट होके जा रही है, और स्लाइडिंग मीन्स स्लिप हो रही है, उस सरफेस के ऊपर स्लिप हो रही है। जिस तरह से हम ब्रेक मारने के बाद हमारा टायर स्लिप होके जाता है, उस कंडीशन को उसको कहेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब हमारा गाड़ी मूविंग कंडीशन में होती है, जब हमने ब्रेक नहीं लगाया, तो उसको कहेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लॉज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, इस पॉइंट पे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो देख लो। सबसे फर्स्ट, स्टेट एनी 4 लॉज ऑफ फ्रिक्शन। आपको फ्रिक्शन के लॉ लिखने पड़ेंगे 4। स्टेट 4 लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टेट फ्रिक्शन is greater than dynamic friction, give reason। state the law of dynamic friction। अब ये डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ये फ्रिक्शन के टाइप है, वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के हम लॉज देखते हैं। 5 लॉज है। सबसे फर्स्ट देखो, the frictional force always act tangential to the plane of contact and in the direction opposite to the impending motion। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। जो भी फोर्स होता है वो टेंजेंट को ही एक्ट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंट को ही एक्ट होता है। और उसी के साथ साथ जो मोशन है, मान लो ये बॉडी इस साइड जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट देखो, व्हेन द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, यह हमने ऑलरेडी देख लिया है। जब हमारी बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होती है, तो उस कंडीशन में देखो, द लिमिटिंग फ्रिक्शनल बियर्स अ कॉन्टैक्ट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में हमने ऑलरेडी देख लिया है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ही यह डेफिनेशन है। ठीक है, रेशियो होता है फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो रेशियो होता है उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, उसके बाद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड is independent of the surface area in contact।
तो देखो दोस्तों, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड होता है। मतलब वो सरफेस अगर स्मूथ रहेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 रहेगी, अगर वो अनइवन रहेगा तो उसकी वैल्यू कुछ तो होगी। ठीक है, ये सभी पॉइंट हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, द स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है, डायनामिक फ्रिक्शन से भी स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये डायनामिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ये हमने वीडियो के शुरू में ही देख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एंड इट इंक्रीजेस एज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेल्फ एडजस्ट होता है। जिस तरह से हमने जो भी अप्लाइड फोर्स हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है। पर फ्रिक्शन कहाँ तक इंक्रीज होता है, जब तक हम लिमिटिंग फ्रिक्शन में होते हैं तभी तक इंक्रीज होता है फ्रिक्शन, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। जब तक हमारी बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करती तब तक ही फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज होता है, उसके आगे फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज नहीं होता। ये ध्यान में रखो। तो इतने सारे लॉ है स्टैटिक फ्रिक्शन के। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। तो देखो, डायनेमिक उसी को हम काइनेटिक फ्रिक्शन में कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट लॉ देखो, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इम्पेंडिंग मोशन। ठीक है, जो भी मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है और टेंजेंशियल को एक्ट होता है। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन को, नॉर्मल रिएक्शन को। ठीक है, ये भी पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन bears a constant ratio to the normal reaction between the two surfaces, but the ratio is slightly less than that in case of limiting friction. Dynamic friction is less than static friction. डायनामिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से भी। नेक्स्ट देखो, द फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ मॉडरेट स्पीड बट इट डिक्रीजेस स्लाइटली विद द इंक्रीजेस ऑफ स्पीड। जब हमारी स्पीड एक मॉडरेट मतलब मिनिमम रहती है, ठीक है, कम रहती है, तब फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। बट जब हमारी स्पीड जो है, बॉडी की स्पीड, या फिर आप फॉर एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो जब हमारी जो फोर व्हीलर रहती है उसकी स्पीड हद से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वो कहीं भी जाके टकराती है। ठीक है, उसका और रोड का जो कांटेक्ट होता है, मतलब उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो जो भी फ्रिक्शन है, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपने कभी कभी सुना होगा कि अब जो ड्राइवर का अपने गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रहा मतलब वो मैक्सिमम स्पीड थी उस गाड़ी की और उसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पूरा का पूरा डिक्रीज हो गया था। तो उस केस में ड्राइवर का गाड़ी पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता, गाड़ी जहाँ पे जाएगी वो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम होने के कारण उस गाड़ी का टायर के और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दोस्तों वो पूरा डिक्रीज हो जाता है। इसके लिए कोई तो एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। इसलिए तो कहते हैं कि नेशनल हाईवे पे भी स्पीड लिमिट होता है, आप 80 किलोमीटर पर आवर्स के आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते। ठीक है, आपको फाइन भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 80 के ऊपर अगर आपने स्पीड उस पर्टिकुलर रोड पे आप लेके गए तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए ये स्पीड लिमिट दिया रहता है। ठीक है, ऐसा हर एक बॉडी में होता है। ठीक है, अब हमने केवल एग्जांपल लिया यहाँ पे हमारी फोर व्हीलर का या फिर टू व्हीलर का। ठीक है, ऐसा हर एक जिस बॉडी मोशन में है उस बॉडी के साथ ऐसा पर्टिकुलर जो भी लॉ है वो उसमें होता है। ठीक है, तो इस तरह से डायनामिक फ्रिक्शन के लॉ है दोस्तों। तो ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड होते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।